स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का 3rd चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं और प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ की तरह इस बार भी शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है गंभीर। गंभीर मतलब गूढ़, गहरा या इसको शांत भी कह सकते हैं। संभ्रांत, शिष्ट, श्रद्धा, अपने से बड़ों के प्रति आदर सम्मान। भावभंगी, विभिन्न रूप, कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, हैरानी, अतृप्त, संतुष्ट न होना। बंधुर, गहरी, अधित्याएँ, गुफाएं, सर, सब्ज, उपत्याकाएँ, हरी भरी घाटियाँ। सिर, झुलना, पछताना, प्रवाहित, बहना, श्रेय, अच्छा, आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला, लुभावना, मन को भाने वाला, झिझक, शर्म। प्रतिदान, लौटाना, सचेत, सजीव, समतल, बराबर सतह का। लोकमाता, कल्याणकारी, उचट, उदास, अचरज, हैरानी में डाल देना, मुदित, मोह लेना, खुमारी, आलस्य, नटी, नर्तकी, पट, पर्दा, अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके, अद्भुत, विचित्र। ये हो गया हमारा शब्दार्थ। अब आते हैं पाठ में। ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कहानी है, जिसको लिखा है नागार्जुन जी ने, जिन्होंने बताया है कि हमारे पूर्वजों से, पुरातन समय से चला आ रहा है कि माता को हम बहुत पूजनीय मानते हैं, जिसमें नदी प्रमुख है। नदी भी को भी हम माता मानते हैं, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ बहुत ही पूजनीय हैं। और ये जो नदियाँ हैं, किस प्रकार से हिमालय की बर्फ़ से पिघलकर धरती में एक सुंदर लड़की, एक चंचल लड़की के समान धरती पर अटखेलियाँ खेलते हुए खेल रही है। नागार्जुन सब देख रहे हैं। सामने जाते हुए लड़की को देखने पर उतना उनको चंचलता महसूस नहीं हो रहा है, जिस प्रकार वो एक नदी को बहते हुए देख रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं कि नदी कितनी कल्याणकारी है। वो मनुष्य, जीव जंतु सबके लिए कल्याणकारी है। इतने दुख, क्योंकि कल कारखानों, मनुष्य के अनुपयोगी चीज़ों को नदी में बहाकर गंदा करने के बावजूद भी वह कभी भेदभाव नहीं करती, और माँ के स्वरूप वह मनुष्य और जीव जंतु को अपना पानी देती है, जिससे के बिना मनुष्य और जीव जंतु का जीना असंभव है। तो लेखक यहाँ पर हिमालय की बेटी को, हिमालय को है जो बेटी जो है नदियाँ, उस नदी को कभी प्रेमिका, कभी बहन और के रूप में, कभी माँ के रूप में देखते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के रूप में दिखाई देते हैं। तो आज पढ़ेंगे हिमालय की बेटियाँ। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। हिमालय की बेटियाँ को पढ़ते हुए नागार्जुन कहते हैं कि जब उन्होंने नदियों को देखा तो ऐसा लगा वो शांत और बहुत ही गंभीर है, खोई हुई है। एक महिला जब शांत और संभ्रांत मतलब बहुत ही शांत रहती है ना, तो उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। महिला जिस प्रकार संभ्रांत महिला और अच्छी महिला को देखकर लोगों के मन में आदर सूचक शब्द निकलते हैं, भावना आती है, उसी प्रकार इस नदी को देखकर भी लेखक के मन में वह आदर सम्मान निकला। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता है ना। जिस प्रकार बच्चे माँ और दादी, मौसी, मामी के गोद में अटखेलियाँ लगाते हैं, वो भी अपनी लहरों से वैसे ही कर रही थी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, कहीं दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज,
समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं जब हिमालय पर चढ़ा तो यही दुबली पतली मतलब पतली धारा में बहते हुए जो नदियाँ हैं वह मैदान पर आते कैसे विशाल रूप ले लेती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसना, लगातार हंसते जाना, उनकी यह भावभंगी, उनका वह उल्लास कहाँ गायब हो जाता मैदान में आकर। लेखक कहते हैं कि वह जब मैदान में आती हैं तो वो कैसे शांत होकर बहने लगती हैं, उनकी अटखेलियाँ कैसे कहाँ चली जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता तब भी उनका कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। जब हम किसी लड़की को देखते हैं, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं तो उनकी उन अटखेलियों को देखते उनका आश्चर्य नहीं होता जितना कि यहाँ पर इन नदियों को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिन्हें उन्हें बेचैन कर रखा है। नागार्जुन कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जो वो कहीं भागे जा रहे हैं, उनको किसी लक्ष्य को पाने के लिए वो बेचैन है। उनके महान पिता और विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है उनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब वे जरा दूर निकल जाती तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के पहाड़ जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि इतना अपने मौन है और ऐसे बेचैन है कि किसी चीज़ को पाने के लिए वो आतुर रहे और हर जगह जंगल से भी वह सब पेड़ों को चीरते हुए वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रही हैं और जिधर भी जाकर पूछो तो वो सभी जगह मौन दिखाई देती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिसके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिसके साथ इन सभी नामों का नाम आता है जो हिमालय की बेटियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं दयालु है ना। और लेखक कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं कि ये दोनों अपने आप में कुछ नहीं है। हिमालय से जो बर्फ पिघलता जा रहा है वही बर्फ कब से न जाने एक एक बूंद करते हुए इन महानदियों का निर्माण हुआ है। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है जिससे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक कहते हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली होगा जो हिमालय की दोनों बेटियों को पकड़ने का श्रेय ले रहे हैं। इन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा जिनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, है ना। यहाँ पर लेखक कहते हैं ऐसा बात ख्याल आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में जिस प्रकार मनुष्य के बच्चियां अपने पिता के गोद में खेलती हैं उसी प्रकार बूढ़े हिमालय की गोद में यह बच्चियां अटखेलियाँ खेलते हुए खेल रही हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि यह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। नागार्जुन कहते हैं कि जिस प्रकार माँ बाप की गोद में बच्चे बिना कपड़े के खेलकूद करते हैं, मुझे ऐसा ही लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता लेकिन मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इस सब को देखने पर मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई संकोच प्रतीत नहीं हो रहा है।
कालिदास की विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतीक देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात उन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। उन चंचल नदियों को देखकर कालिदास के बात को वो सोचने लगे। उनको याद आ गई सोच कि शायद इन महाकवि को भी नदियों के सचेतन रूप पसंद है। नागार्जुन कहते हैं कि कालिदास और विभिन्न प्रकार के जो कवि हैं उनको भी इन नदियों का यह रूप बहुत पसंद है। दरअसल जल में कोई भी नदियाँ को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा।